आगे ले रहे। अब जो कल अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर से एक बार सिर्फ फॉर्मूले बता देना, ध्यान देना। रेडियस का था एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z e स्क्वायर, वेलोसिटी z e स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0 n h। ठीक है, बोला था v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, आपने नहीं है पर कॉम्पिटिटिव वाला में याद रखना है, फिलिंग द ब्लैंक में आया था, याद रखो सर्कुलर मोशन है। सो ये वैल्यू दोनों सब्स्टिट्यूट करो, आप लोगों ने निकाला ही होगा z e स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0 n h, r की वैल्यू एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z e स्क्वायर इनटू ओमेगा। सो ओमेगा इज एक ही स्टेप है, पाई m e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z इनटू z स्क्वायर e रेज़ टू 4, ये अपॉन में बचेगा ट्वाइस एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n क्यूब h क्यूब। है नहीं पर याद रखना, कॉम्पिटिटिव वाला नहीं याद रखना। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला तो ओमेगा की जगह आप लोग क्या डाल सकते हैं 2 पाई f, या आप लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन t। तो टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं और आप लोग फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो वो आप लोगों ने देख लेना, एक बार नोट डाउन कर ले। कॉम्पिटिटिव वालों ने तो याद ही रखना है, उनको आ भी सकते हैं 2 और ये थर्ड ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी पूछा तो ये पाई m e रेज़ टू 4 z स्क्वायर ट्वाइस एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n क्यूब h क्यूब, सिंपल है ये। अब फ्रीक्वेंसी बोला तो इसकी जगह 2 पाई डालेंगे, टाइम पीरियड बोला तो इसकी जगह 2 पाई अपॉन t डालेंगे, फिर शिफ्ट करके जो आंसर निकलेगा वो निकाल लेंगे। अभी फिलहाल रहने पर ध्यान रखना। फिर 1 अपॉन लैम्डा वेव नंबर का RH रिडबर्ग कांस्टेंट, साथ में एटॉमिक नंबर Z 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर। m इज ग्रेटर देन n, ये वाली कंडीशन थी, मतलब m था आउटर ऑर्बिट और n था इनर ऑर्बिट। देख लो RH का फॉर्मूला था एप्सिल m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e रेज़ टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h क्यूब इनटू c। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर रिडबर्ग कांस्टेंट। इसमें साथ में z स्क्वायर ही था और z स्क्वायर अपन ने बाजू में निकाल लिया था और ये बचे हुए को अपन ने RH निकाला। वैल्यू थी 1.097 इंटू 10 रेज़ टू 7 मीटर इनवर्स, तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट। अब लेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, यहाँ स्क्वायर है मैंने किया नहीं, z स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे e रेज़ टू 4 है तो साथ में z स्क्वायर का देख लो, फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन। तो अब देखो, इसी को अप्लाई करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए। अच्छा फिर से बता रहा, नील्स बोर ने जो दिया था वो हाइड्रोजन एटम के लिए ही दिया था। ये जो Z लिया है ये अपन ने मॉडिफाई किया है। तो नील्स बोर ने जो पोस्टुलेट दिए थे वो एक्चुअल में हाइड्रोजन एटम के लिए ही दिए थे, ठीक है। वी हैव मॉडिफाइड इट और अपन ने Z लिया है, तो ये उनका ड्रॉबैक है कि उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन एटम को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, तो जो स्पेक्ट्रम है बाकी एटम्स के लिए वो एक्सप्लेन नहीं करते। इसके बाद देखेंगे अपन वो कि उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए दी। ठीक है, चलो अब हाइड्रोजन एटम के लिए कंडीशन क्या रहेगी, देखो एक तो रहेगी Z इज इक्वल्स टू 1 एटॉमिक नंबर और ऑर्बिट एक अभी फिलहाल n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ऑर्बिट फिलहाल तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो अपन ने ये बोला था कि ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट।
आप उसको एनर्जी देके एक्साइटेड स्टेट में ले जा सकते हैं। तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। और अगर आपने उतनी एनर्जी दे दी कि वो फ्री हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। और हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी बताया था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपने लिखा था, एनर्जी का फॉर्मूला आया था -13.6 Z² अपॉन n²। जनरल कांस्टेंट निकालने के बाद बाकी सबके कांस्टेंट का आंसर एक्चुअल में ये फॉर्मूला था -me Z² e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0² n² h²। तो अपन ने z और n अलग कर लिया, बाकी बच्चों का आंसर ये था। अब z = 1 हाइड्रोजन के लिए और n = 1 डाल दो तो बचेगा क्या, -13.6। दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ग्राउंड स्टेट से, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये हटा देते हैं, z = 1 डाल दो वहां पे, तो फॉर्मूला बचेगा 1/λ = RH रिवर्स कांस्टेंट z की वैल्यू 1/n² - 1/m²। फिर से बता रहा है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, याद रखना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऐसे लिख रहे हैं अपन me, ये है ऑर्बिट नंबर। एक बोला ना गड़बड़ी है, ठीक है, क्या कर सकते टेक्स्ट बुक में, m इज ग्रेटर देन n, मतलब m आउटर ऑर्बिट है और n इनर ऑर्बिट। तो ये बन गया फॉर्मूला किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। अब देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम। तो ये सीरीज है, लाइनर सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। कौन सी सीरीज कब रहेगी वो देखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इसको मिटा देते फॉर्मूले को और स्पेक्ट्रम बनाते पहले। ये फॉर्मूला लिख लेंगे वापस से, ये याद रखना। रिवर्स कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। हाइड्रोजन एटम का समझ लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया वो भी है पुराने सिलेबस में। देखो फॉर्मूले वापस से लिख लेते एक बार, क्या थे, 1/λ = रिवर्स कांस्टेंट 1/n² - 1/m²। ये एक फॉर्मूला। और एक ये याद रखना एनर्जी वाला -me Z² e⁴ अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0 8 एप्सिलॉन 0² n² h²। ठीक है, ये कांस्टेंट हटाने के बाद बचा था -13.6 Z² अपॉन क्या लिखा था n²। और हाइड्रोजन के लिए अगर लेंगे तो z की वैल्यू 1 -13.6 अपॉन n²। ये आंसर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी काम आएगा अपने, इतना देख लो फिर आगे चलते। ठीक है, तो ये याद रखना हाइड्रोजन के लिए z नहीं आएगा, z की वैल्यू 13.6 डिवाइडेड बाय n²। ये क्या काम आएगा वो बता रहा हूं। अब ध्यान दो, अब सर्कल में बनाना चाहिए पर सर्कल में नहीं बनाना है, सिंपल ऐसे ही जाएगा। ऑर्बिट सर्कल में रहेंगे ना, पर ऐसे बनाने में इजी जाएगा। देखो ये है n = 1 ऑर्बिट नंबर 1। ठीक है, ये है ऑर्बिट नंबर 2 की एनर्जी डायग्राम। ये है ऑर्बिट नंबर 3, ये है सेकंड, ये है n = 4, n = 5, n = 6 and so on। एंड सो ऑन आगे जाएंगे तो n = इंफिनिटी तक, जो कि रहेगा नहीं क्योंकि वहां पे एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री। अब तुम बोलेंगे कि सर ने क्या डायग्राम बनाई है, सर की ड्राइंग खराब है। वाकई में सर ने देखो कैसे लाइन बनाए, गैप कम कम करते गए, कम कम ही करते जाना है।
एनर्जी का डिफरेंस कम होते जाएगा एज वी मूव इन द हायर ऑर्बिट। तो ऐसे ही निकालना है, नहीं तो मस्त अपना दो लाइन की स्पेसिंग लेके बराबर निकालेंगे, ऐसा नहीं करना। तो फर्स्ट ऑर्बिट में देखो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। सेकेंड में क्या रहेंगे फिर -13.6 डिवाइडेड बाय, सेकेंड ऑर्बिट में है तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 डिवाइडेड बाय थर्ड ऑर्बिट में है तो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके आगे भी एक दो ऑर्बिट के लिख लेना। तो आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा डिफरेंस इसमें ही रहेगा 10.2 का, और फिर धीरे धीरे इन दोनों में का डिफरेंस कम, आगे लेंगे तो उसमें डिफरेंस कम, ऐसे डिफरेंस कम होते जाएगा एनर्जी, और एनर्जी इंक्रीज हो रही है ना। ये वैल्यू ठीक है बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, पर माइनस साइन है, याद रखना माइनस साइन में जो छोटी वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू है। देखो ये आएगा, इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.4, और ये है 13.6 पर माइनस है, तो ठीक है नंबर कम ले रहे हैं पर माइनस साइन है, याद रखो। तो एनर्जी हायर ऑर्बिट में जाएंगे तो फिर से बोल रहा इंक्रीज होंगी, और लेस नेगेटिव, लोअर नेगेटिव वैल्यू हो रही, लोअर नेगेटिव वैल्यू, ये हायर नेगेटिव वैल्यू लोअर, मतलब एनर्जी क्या हो रही है इंक्रीज। देख लो तो ये याद रखना। हाइड्रोजन के लिए क्या चेंज किया है, जनरल में Z2/n² था, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन अभी तो फिलहाल, अगर उसको इतनी एनर्जी दे देंगे, इतनी माइनस साइन शोज दैट उतनी एनर्जी से वो बाउंडेड है, अगर आप उसको उतनी एनर्जी दे देंगे तो इट विल बी फ्री आयोनाइजेशन एनर्जी। और इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस निकाला था वो बोला था मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी की, फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को कहां भेजना है, सेकंड ऑर्बिट में। इसके पहले वाले वीडियो में लिया है, देख लेना एक बार। अब अपन आगे सीरीज लेंगे, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं, और ये हटा देंगे अब, क्योंकि सीरीज के बारे में लिखना है। तो आपने दो तीन लिखना, -13.6 यूनिट डालना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 सेकेंड ऑर्बिट में है तो n² की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 फर्स्ट ऑर्बिट में थर्ड यानी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3²। तो ये ऐसे लिखना है आप लोगों ने, दो तीन और लिखना है, और जब इंफिनिटी पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, मतलब तो एनर्जी 0। हाँ तो ये मीटर है। अब देखो यहां से, अच्छा ये भी हटा देना, आप लोगों ने लिखना है, ध्यान रखना डायग्राम में मेंशन करना है कि मेरे को लिखना है अभी, इससे अपन हटा देंगे। फिर से फॉर्मूला बता देना, 1/λ = रिवर्स कांस्टेंट 1/n² - 1/m², where m is greater than n, मतलब m आउटर ऑर्बिट है ना। फर्स्ट कंडीशन देखना, इफ द इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, कोई भी आउटर ऑर्बिट से आ रहा होगा, मगर कौन से ऑर्बिट में आ रहा, फर्स्ट। तो देखो यहां से सेकेंड ऑर्बिट में से कहां से आ रहा, फर्स्ट में, कहां आ रहा, फर्स्ट में, कहां आ रहा, फर्स्ट में, फोर्थ से, फिफ्थ से कहां आ रहा, फर्स्ट में। तो कोई भी एंड सो ऑन डॉटेड लाइन बना दे कि कहीं से तो भी बाहर से आ रहा, कौन सा ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट। तो इफ इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टू इनर ऑर्बिट 1 है फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट 2 3 4 एंड सो ऑन, इफ लिखते समय ऐसे लिखना, इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम आउटर ऑर्बिट, एनी आउटर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, द ट्रांजिशन इज फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। अगर कोई भी आउटर ऑर्बिट में से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा होगा तो दैट सीरीज इज कॉल्ड लाइमैन सीरीज। ठीक है, फॉर्मूला ये है, इसमें आप चाहे तो वैल्यू डाल के लिख सकते हैं, n की वैल्यू तो फिक्स है आपके, m की वैल्यू चेंज होंगी, तो यहां 1 डाल के लिख सकते हैं, पर फिलहाल अभी अपन नहीं लिख रहे, तो ये ध्यान रखो। तो फिर से याद रखना, इफ इलेक्ट्रॉन जंप, देखो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, या फिर थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, या फिर फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, या फिर फिफ्थ से फर्स्ट में, या एंड सो ऑन, कहीं से भी आ रहा होगा फर्स्ट ऑर्बिट में, तो दैट सीरीज इज कॉल्ड लाइमैन सीरीज। लाइमैन सीरीज अलग अलग सीरीज है, और ये रहेगी यूवी रेडिएशन, यानी ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। कौन से रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी विजिबल लाइट से वेवलेंथ कम रहेंगे, तो ये याद रखो। हाइड्रोजन के लिए स्टडी कर रहे हैं, ये दूसरे के लिए अप्लाई नहीं कर रहे,
हाइड्रोजन का ही एक्सप्लेनेशन दिया था नील्स बोर ने, तो उनका ये जो स्पेक्ट्रम है ये हाइड्रोजन के लिए ही है, बाकी के लिए फिर चेंज हो जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर Z भी आ जाएगा उसमें, पर अभी फिलहाल ये याद रखो। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आया तो ये ड्रॉ करना है। तो याद रखो, इफ द ट्रांजिशन इज फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, कोई भी आउटर ऑर्बिट में से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा होगा, देन दैट सीरीज इज कॉल्ड लाइमैन सीरीज। देखो, और ये कौन से रीजन में है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में, यूवी रेडिएशन है ये। नाउ सेकंड है, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया तो सेकंड लेंगे, तो ध्यान रखना n इज इक्वल टू क्या करेंगे, फिक्स 2, यानी कोई भी आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होगा कौन से ऑर्बिट में? सेकंड ऑर्बिट में। अच्छा, फिर से एक बार बताते हैं, ध्यान रखना, न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, इसको सेकंड ऑर्बिट में भेजने के लिए एनर्जी अपने को ही देना पड़ेगा, या तो उस पे इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन मारना पड़ेगा, तो दोनों का कोलिजन होगा, दोनों का कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं कि वो फ्री हो जाए, आउटर ऑर्बिट में जाएगा, पहले बताया वो वहां पे कितनी देर रहेगा, 10⁻⁻8 सेकंड, और फिर वो वापस अपने इनर ऑर्बिट में आएगा। तो जब वो इनर ऑर्बिट में आएगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, तो ये है फोटॉन, और सिंगल वेवलेंथ, इससे वो आंसर निकाल सकते हैं आप लोग, सेकंड से फर्स्ट में आया तो यहाँ r की वैल्यू पता है, ऑर्बिट नंबर भी पता है, तो आप वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंगल वेवलेंथ मिलेंगी या सिंगल फ्रीक्वेंसी मिलेंगी, इसीलिए इनको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने को ही आउटर ऑर्बिट में एनर्जी देके भेजना पड़ेगा, या फिर अपन उस पर कुछ रेडिएशन डालेंगे जिससे वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और वो आउटर ऑर्बिट में जाएंगे। इसके बाद वाले चैप्टर में है अपने को, तो ये याद रखना। फिर वो वहां सिर्फ 10⁻⁻8 सेकंड के लिए रहेंगे, जब वो वापस अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आएगा तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट करेगा। अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा वापस तो ये रहेगा लाइमैन सीरीज। अब मान लो वो सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, आउटर ऑर्बिट से, इधर से मत ले लेना, डायग्राम ध्यान रखना, ये देखो, फर्स्ट लाइन है, थर्ड से सेकंड में, या फोर्थ से सेकंड में, या फिफ्थ से सेकंड में, या सिक्स्थ से सेकंड में, एंड सो ऑन कर सकते हैं। It is called Balmer series. And it is in visible range. जब इलेक्ट्रॉन ये ट्रांजिशन कंप्लीट करेगा, यानी अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा, अच्छा कभी कभी कैसा होता, पहले आउटर ऑर्बिट में गया समझो फोर्थ में, तो वो फोर्थ से सेकंड में आएगा, फिर सेकंड से फर्स्ट में आएगा, जरूरी नहीं हमेशा फर्स्ट में ही आएगा डायरेक्ट, तो ये भी पॉसिबल है। तो तब कौन सी सीरीज मिलेगी? बाल्मर सीरीज, यानी इलेक्ट्रॉन कोई भी आउटर ऑर्बिट से अगर सेकंड ऑर्बिट में आ रहा होगा तो जो सीरीज मिलेंगी इट इज कॉल्ड बाल्मर सीरीज, यानी जो वेवलेंथ मिलेंगी वो विजिबल रेंज में रहेंगी। ये लिखा है विजिबल रेंज में, ये यूवी रेडिएशन, ये विजिबल रेंज। देखो, अच्छा टेक्स्ट बुक में नहीं है पर कॉम्पिटिटिव वालों ने, बाकी सबने भी याद रखना है। उन्होंने पहली जो 4 लाइन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनको नाम दिया। पहली लाइन को नाम दिया H अल्फा, H बीटा, H गैमा और H डेल्टा। टेक्स्ट बुक में नहीं है पर आप लोगों को याद रखना है। पहले 4 लाइन यानी 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2, इन 4 लाइन को, पहली 4 लाइन को उन्होंने नाम दिया H अल्फा, H बीटा, H गैमा, H डेल्टा। तो H अल्फा है तो n की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, यहाँ पे भी सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, यहाँ पे भी सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, यहाँ पे भी, पर m की वैल्यू यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 5 और यहाँ है 6। टेक्स्ट बुक में नहीं है पर याद रखना। उन्होंने अपने पहले 4 लाइन को नाम दे दिया था बाल्मर सीरीज में, H अल्फा, H बीटा, H गैमा, H डेल्टा। एबीसीडी, उनका एबीसीडी ये है, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा, तो वैसे नाम दे दिया। तो कहीं आए तो याद रखना, H अल्फा लाइन बोला तो n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 अपने आप ले लेना, और r की वैल्यू तो पता ही है, तो आप वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते, विजिबल रेंज में ही आएंगे। देख लो, एक नोट डाउन करो, बाल्मर सीरीज ध्यान रखना। तो अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा होगा तो लाइमैन सीरीज, और वो सीरीज कौन सी, इसमें यूवी, वेवलेंथ कम है, फिर वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा, तो विजिबल रेंज में आ गए। तो आउटर ऑर्बिट से, कोई भी ऑर्बिट से अगर कौन से ऑर्बिट में आ रहा है, सेकंड ऑर्बिट में, ये n = 2,
सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, ये बाल्मर सीरीज, ये फर्स्ट, ठीक है ना। देखो थर्ड से सेकंड, फोर्थ से सेकंड, फिफ्थ से सेकंड, सिक्स से सेकंड, फिर एंड सो ऑन। एक बार देख लो बाल्मर सीरीज का, वो याद रखना, उन्होंने पहले चार लाइन को चार नाम दिए थे, एच अल्फा, एच बीटा, एच गैमा, एच डेल्टा। एच अल्फा बोला तो ये कंडीशन अपने को मालूम होनी चाहिए, एच बीटा बोला तो ये मालूम होनी चाहिए, एच गैमा बोला तो ये पता होना चाहिए, एच डेल्टा नहीं। कॉम्पिटिटिव वालों ने याद रखना, बोर्ड वालों ने जस्ट एक बार देख लो, देख लो आगे। देखो आगे ले जाए थर्ड सीरीज, तो ये है नहीं अपने को, पर याद रखना है ना। अब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये अपन थर्ड पोस्टुलेट पर से बनाए थे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट तभी करेगा व्हेन इट जंप फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट। सिंगल वेवलेंथ मिलेंगी या सिंगल फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए, ऑर्बिट बदल गया तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। नाउ थर्ड, अगर n इज इक्वल्स टू 3 में आ रहा है, कोई भी आउटर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है, तो n की वैल्यू रहेगी 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो कोई भी आउटर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है, फोर्थ से थर्ड, ठीक है, फिफ्थ से थर्ड, सिक्स्थ से थर्ड एंड सो ऑन, इट इज कॉल्ड फास्ट चेन सीरीज। called fast chain series, Lyman series, बाल्मर सीरीज, फास्ट चेन सीरीज। देखो पहले वेवलेंथ कम थी, अब वेवलेंथ ज्यादा है, अब वेवलेंथ और ज्यादा, तो विजिबल से हम चले गए इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। देख लो तो ये विजिबल है, सॉरी ये अल्ट्रावायलेट है, बाल्मर सीरीज विजिबल रेंज में जो दिखाई देंगे, ये नहीं दिखाई देंगे, और इंफ्रारेड रेज भी नहीं, ये हीट रेडिएशन रहते जनरली। दो और सीरीज है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है, पर अपन को बता रहे हैं और दो सीरीज बता रहे हैं, ध्यान रखना, देख लो एक बार। टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है उसमें ये तीन सीरीज की ही डायग्राम बताई है, और अपन आगे भी बता रहे हैं, और ये ध्यान रखना एक बार, ठीक है। नाउ तो ये तीनों लिखने हैं, और ये डायग्राम अगर आई है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो उन्होंने टेक्स्ट बुक में इन तीनों की ही डायग्राम बनाया है, ठीक है, देख लो। ठीक है, तो इनको मिटा देते हैं। लाइमन सीरीज कौन से इसमें था, यूवी रेडिएशन थे वो। बाल्मर सीरीज, अगर कोई भी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा हो तो रेडिएशन जो मिलेंगे वो कौन से इसमें मिलेंगे, विजिबल, और फास्ट चेन सीरीज है तो इंफ्रारेड। अब आगे इंफ्रारेड ही जैसा है। फोर्थ इज ब्रैकेट सीरीज, उन्होंने खाली नाम डाले हैं, उसमें ट्रांजिशन नहीं बताया, डायग्राम में भी नहीं बताया, अपन ने भी नहीं बताया, टेक्स्ट बुक में जितने डायग्राम है उतनी ड्रॉ करना, पर ये भी याद रखना। ब्रैकेट सीरीज, इफ इलेक्ट्रॉन जंप, अब थर्ड ऑर्बिट हो गया, फोर्थ ऑर्बिट, कोई भी आउटर ऑर्बिट से, जैसे फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड सो ऑन, कोई भी आउटर ऑर्बिट से अगर फोर्थ ऑर्बिट में आ रहा होगा, दैट इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज। तो ये है अपना फोर्थ ऑर्बिट, देखो, तो फिफ्थ से फोर्थ में या सिक्स्थ से फोर्थ से या एंड सो ऑन, तो ये है ब्रैकेट सीरीज। देखो ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पी फंड सीरीज, फोर्थ हो गया। अब कोई भी आउटर ऑर्बिट से कौन सा ऑर्बिट में आएगा, फिफ्थ ऑर्बिट में,
कौन से ऑर्बिट से आएगा, 6 से या 7 से या 8 से एंड सो ऑन। यहाँ 5 और यहाँ 6 से आगे शुरू करता है क्योंकि आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट का ट्रांजिशन ले रहे हैं अपन ना, एंड सो ऑन। तो ये है अपना फोर्थ, ये है अपना फिफ्थ। तो यहाँ पे ठीक है 6 से 5th में या 7 से 5th में या 8 से 5th में एंड सो ऑन। तो ये है अपनी पी फंड सीरीज। तो ये पांचों सीरीज आ गई। टेक्स्ट बुक में 3 ही सीरीज बताया है, अपन ने भी 3 ही सीरीज बताया है। ये रहेंगी ये रहेंगी नियर इंफ्रारेड, ये रहेंगी फार इंफ्रारेड, यानी और ज्यादा वेवलेंथ इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो फिर से याद रखो, ये है यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट, ये है विजिबल, ये है इंफ्रारेड, ये नियर इंफ्रारेड और ये फार इंफ्रारेड रीजन में, यानी वेवलेंथ और ज्यादा बढ़ गई। और याद रखना वेवलेंथ जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम, यानी वेवलेंथ इसकी सबसे ज्यादा है समझो। इन रेडिएशन में ये ट्रांजिशन जब होगा तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा मिलेगी बट फ्रीक्वेंसी सबसे कम। तो ये याद रखना। तो ये पांचों सीरीज हो गए, देख लो। तो अब जो बता रहा हूँ वो भी ध्यान रखना। और ये हो गया, बस इतना ही लिखना है आप लोगों को। अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आया तो इतना लिखना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और ये डायग्राम। ठीक है, ये इक्वेशन पहले डिराइव कर चुके हैं। वहां z की z² की जगह z की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 ही आएगा। नाउ फर्स्ट देखो वापस से, कौन सी थी, लाइनमैन सीरीज। अब ध्यान से सुनना, ये जो लास्ट लाइन है जहां पे n की वैल्यू क्या लेंगे, n की वैल्यू बोलने से अच्छा बोलेंगे आउटर ऑर्बिट, n की वैल्यू क्या लेंगे, इंफिनिटी, और n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, इंफिनिटी। यानी सबसे लास्ट वाली लाइन, इस सीरीज की सबसे लास्ट वाली लाइन, इट इज कॉल्ड सीरीज लिमिट। इसको याद रखना, बोलते सीरीज लिमिट। न्यूमेरिकल में आया कि लाइनमैन सीरीज की सीरीज लिमिट निकालो, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ये है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो याद रखना अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला कोई भी सीरीज में, ठीक है, तो एक बार मैं लाइनमैन के बारे में बता रहा, अगर लाइनमैन सीरीज में बोला कि फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और कुछ भी नहीं दिया रहेगा, या फाइंड द सीरीज लिमिट ऑफ लाइनमैन सीरीज, ठीक है, तो अपने को लेना पड़ेगा n = 1 और आउटर ऑर्बिट क्या लेना, इंफिनिटी। तो जो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन बदलने से अच्छा बोलेंगे लास्ट ट्रांजिशन इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में, वहां जो वेवलेंथ मिलेगी वो मिनिमम रहेगी। आप इसमें सॉल्व करके देख सकते हैं। r की वैल्यू पता है अपने को, n की वैल्यू डालेंगे 1, ये इंफिनिटी डालेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। तो वेवलेंथ आएगी मिनिमम, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और इसी को बोलेंगे सीरीज लिमिट। ये कंडीशन याद रखो। या फिर बोला मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो, मैक्सिमम बोलने से अच्छा यहां जैसे शॉर्टेस्ट लिखा है यहां लिखेंगे लॉन्गेस्ट। तो किसी भी सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालेंगे तो कौन सी लाइन लेंगे, फर्स्ट, और लाइनमैन सीरीज में लेंगे तो n = 1 और m = क्या लेंगे, 2। ये याद रखना कंडीशन न्यूमेरिकल में गिवन नहीं रहेंगी। r की वैल्यू देंगे और बोलेंगे कि लाइनमैन सीरीज की सीरीज लिमिट निकालो या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो, और अगर बोला लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो तो फर्स्ट लाइन अपने को खुद को लेना पड़ेगा, ये गिवन नहीं रहेगा। फिर से याद रखना लास्ट जो ट्रांजिशन है इंफिनिटी टू 1, ये आप सॉल्व करके देखना लगे तो, अपन जब न्यूमेरिकल लेंगे तब सॉल्व करके ही बताऊंगा वो वेवलेंथ इस वाली सीरीज में सबसे मिनिमम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की वो ट्रांजिशन की, और जो फर्स्ट ट्रांजिशन है उसकी या फर्स्ट लाइन बोल सकते हैं उसकी वेवलेंथ क्या रहेगी, मैक्सिमम। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को नाम है सीरीज लिमिट, याद रखना। और ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइनमैन सीरीज का बता दिया, बाल्मर सीरीज का एक और बता देता, बाकी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, याद रखो। तो याद रखना लास्ट ट्रांजिशन या लास्ट लाइन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सीरीज लिमिट, फर्स्ट लाइन या फर्स्ट ट्रांजिशन जो है वो इट इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ।
इट विल गिव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ दैट सीरीज। तो ये लाइमन सीरीज का याद रखो, ठीक है। बाल्मर सीरीज के बारे में बता रहे हैं, देखो नंबर्स गिवन नहीं रहेंगे, अपने को खुद याद रखना पड़ेगा कि कौन सी सीरीज का क्या सीरीज लिमिट बोला है, लॉन्गेस्ट है कि शॉर्टेस्ट है, वो अपने को याद रखना पड़ेगा। वो गिवन नहीं रहेगा। अब देखो बाल्मर सीरीज के लिए फर्स्ट अगर बोला सीरीज लिमिट निकालो, या बोलेंगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करो, बस इतना आएगा क्वेश्चन। फाइंड द सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। तो गिवन अपने को लिखना पड़ेगा। बाल्मर सीरीज है तो एक वैल्यू तो फिक्स है, कोई भी आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में ही आएगा तो ही बाल्मर सीरीज में। अब शॉर्टेस्ट निकालना है तो लास्ट लाइन यानी m की वैल्यू फिक्स है इंफिनिटी, तो बाल्मर सीरीज की ये वाली लाइन लास्ट वाली इंफिनिटी से सेकेंड ऑर्बिट में, ये हो गई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अगर बोला लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो फर्स्ट लाइन लेना उस सीरीज की, बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन, यानी n इज इक्वल टू 2 वो तो फिक्स है, और m इज इक्वल टू क्या ले लेना 3। तो ये याद रखो। एक और सीरीज पार्शियल के लिए लिख के बता देता, न्यूमेरिकल में गिवन नहीं रहेगा, न्यूमेरिकल में सिर्फ इतना बोलेंगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो बाल्मर सीरीज की। तो याद रखना लास्ट लाइन यानी m इज इक्वल टू क्या इंफिनिटी से सेकंड ऑर्बिट में, वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या सीरीज लिमिट, और ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट ट्रांजिशन 3 to 2 इस सीरीज के लिए, बाल्मर सीरीज के लिए। पार्शियल के लिए भी बता देता एक लास्ट। पार्शियल सीरीज के लिए, पार्शियल सीरीज मतलब कौन सी, थर्ड वाली। तो n इज इक्वल्स टू 3 आउटर ऑर्बिट से पर कौन सा वाला इंफिनिटी, इंफिनिटी से थर्ड में अगर आ रहा होगा तो सीरीज लिमिट है यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। और लॉन्गेस्ट के लिए फर्स्ट लाइन ये वाली यानी 4 to 3, तो ये तो 3 फिक्स है और ये 4 जस्ट उसके बाद वाले ऑर्बिट्स, तो ये मिलेंगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो याद रखना अगर आया कि फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पार्शियल सीरीज, ये कंडीशन खुद अपने को लेनी पड़ेगी। या बोला फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पार्शियल सीरीज, तो ये कंडीशन अपने को खुद लेनी पड़ेगी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का दूसरा नाम याद रखना सीरीज लिमिट, वैसे ही ब्रैकेट के लिए और रिफंड के लिए याद देख लो एक बार, फिर आगे चलें। अब कुछ ड्रॉबैक्स है वो याद रख लेना, सिंपल है। सबसे मेन ड्रॉबैक जो मैंने बताया वही था, उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था जो ये है, बाकी एटम का वो स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फर्स्ट ड्रॉबैक ये है कि ही वाज ओनली एबल टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एंड नॉट फॉर द अदर एटम्स। नाउ सेकंड ड्रॉबैक, यहाँ पे जो लाइंस मिलेंगे उनकी इंटेंसिटी में भी फर्क था, इंटेंसिटी एनर्जी एंड इंटेंसिटी में फर्क था, तो वो इंटेंसिटी का फर्क भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, डिफरेंट इंटेंसिटी वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हिम। एंड थर्ड, ये दो याद रखो, पहला तो हाइड्रोजन एटम और एक इंटेंसिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकेंड पॉस्टुलेट में जब उन्होंने लिया था कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल या दोज रेडियस आर पॉसिबल फॉर व्हिच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये उन्होंने अज्यूम किया था कि उस ऑर्बिट को आप स्टेबल ऑर्बिट बोलेंगे, पर वो उस टाइम पे उसका थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं दे पाए। हाँ, अभी अपन दे सकते हैं उसका थ्योरेटिकल प्रूफ, पर वो उस टाइम पे उसका थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं दे पाए। तो पहला ड्रॉबैक याद रखो, उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था, बाकी कोई एटम के लिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इंटेंसिटी का डिफरेंस था रेडिएशन में, तो वो इंटेंसिटी का डिफरेंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पहला सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए दिया, दूसरे एटम के लिए नहीं दे पाए। इंटेंसिटी का डिफरेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अलग अलग रेडिएशन में इंटेंसिटी चेंज हो रही थी, तो वो इंटेंसिटी
यानी जैसे एक बल्ब लगाया, लाइट की इंटेंसिटी कम है, उसी रूम में 4 बल्ब लगा तो इंटेंसिटी ज्यादा हो गई। तो उसी तरह अलग अलग लाइट में जैसे ट्रांजिशन में इंटेंसिटी अलग अलग मिल रही थी, तो वो इंटेंसिटी का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। एंड थर्ड याद रखना, उन्होंने सेकंड पोस्टुलेट में जो असम्पशन लिया था कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट्स फॉर व्हिच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए उसका, वो असम्पशन था उनका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, सेकंड पोस्टुलेट, वो उसका थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं दे पाए। तो पहला ड्रॉबैक उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए दिया, दूसरे एटम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अलग अलग लाइट की इंटेंसिटीज अलग अलग आ रहे थे, तो इंटेंसिटी के बारे में भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। एंड थर्ड, उन्होंने जो असम्पशन लिया था स्टेबल ऑर्बिट के लिए, उसका वो थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं दे पाए। तो ये उनके ड्रॉबैक्स है, तो ये ड्रॉबैक्स याद रखना। तो इसका प्रूफ ले रहे हैं अब अपन, पर बाद में आया तो देखते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पर से, तो वो थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, फिर लेंगे, ये मिटा देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं उसको आगे। देखो, ये शुरू करने से पहले थोड़ा कुछ एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, देख लेने एक बार। डी ब्रोगली, देखो फिर से नील्स बोर के ड्रॉबैक समझना। पहला ड्रॉबैक था कि उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था, दूसरे एटम के लिए नहीं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अलग अलग ट्रांजिशन की इंटेंसिटीज अलग अलग आ रहे थे, तो वो इंटेंसिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड थर्ड थिंग, सेकेंड पोस्टुलेट में जो उन्होंने स्टेबल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट लिया था कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट, ओनली दोस orbits या radius are possible for which angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi, यानी ये वो theoretically उन्होंने assumption किया था खाली, पर वो उसका प्रूफ नहीं दे पाए। अब अपन उसका प्रूफ दे सकते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पर से, तो अब अपन एक्सप्लेन करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा समझा रहा हूँ, वो याद रखना, ये भूल जाओ एक बार, बाद में लेंगे। लाइट पे कहीं कहीं पे अपन उसका लेते वेव नेचर, अपना होने का है, तो कुछ जगह अपन उसका वेव नेचर कंसीडर करते हैं, यानी लाइट को ट्रीट करते एज अ वेव। जैसे इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, वहां लाइट को अपन वेव की तरह ट्रीट करते हैं, यानी वेव नेचर। और कहीं कहीं पे अपन लाइट को पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, एग्जैक्टली पार्टिकल बोलने से अच्छा बोलेंगे फोटॉन्स, फोटॉन्स की तरह ट्रीट करेंगे। फोटॉन्स मींस पैकेट्स ऑफ एनर्जीज, एंड हर फोटॉन की एनर्जी अभी बताया था मैंने h न्यू। तो कहीं कहीं पे अपन लाइट को एज अ वेव ट्रीट करते, कहीं कहीं पे अपन एज अ पार्टिकल बोल सकते, या फोटॉन यानी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अपन ऐसा इमेजिन करते कि लाइट वेव की तरह नहीं आ रही, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की तरह निकल रहे, यानी पार्टिकल की जैसे निकल रहे। हर फोटॉन की एनर्जी कितनी, h न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो लाइट का ये है ड्यूअल नेचर। तो कुछ इफेक्ट है जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जो अपना लाइट में होगा वो वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। इसके बाद वाले में आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो इस नेचर से एक्सप्लेन होगा कि लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी पैकेट्स निकल रहे एनर्जी के, और हर पैकेट की एनर्जी है h न्यू। तो लाइट का अपन यूज करते हैं ड्यूअल नेचर। देखो ये आएगा इसके बाद वाले चैप्टर में फिर से, पर अभी फिलहाल जस्ट ये समझाना है, इसलिए याद रखो, दो चैप्टर मिक्स हो गए इसकी वजह से। तो फिर से बताना एक बार, ध्यान रखना, लाइट का अपन ड्यूअल नेचर कंसीडर करते, लाइट को कहीं कहीं पे वेव की तरह ट्रीट करते, और कहीं पे अपन उसको फोटॉन की तरह यानी पार्टिकल की तरह ट्रीट करते, और हर फोटॉन या हर पैकेट की एनर्जी है h न्यू। नाउ डी ब्रोगली, तो डी ब्रोगली ने बोला कि यूनिवर्स में खाली दो चीजें हैं, एक मैटर और एक एनर्जी। अपन मैटर है, अर्थ मैटर है यानी सन मैटर है, और बाकी भी प्लैनेट्स बोलो या यूनिवर्स में जितनी भी चीजें सब मैटर है। और सेकंड थिंग है एनर्जी, सन क्या रेडिएट कर रहा है, एनर्जी। तो मैटर और एनर्जी का रिलेशन भी है, क्या है, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, E = mc²। तो उनका बोलना ये था कि अगर लाइट के दो नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर,
तो पार्टिकल के भी दो नेचर होने चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा तो उसके भी दो नेचर होने चाहिए, इट शुड आल्सो बिहेव लाइक अ वेव एंड इट शुड आल्सो बिहेव लाइक अ पार्टिकल। तो उसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होनी चाहिए। तो इसके बाद समझा था कैसे वेव एसोसिएट करेंगे। हाँ, तो उन्होंने उसको देखो आंसर फ्री प्रॉपर्टी वेवलेंथ का कैसे निकाल रहे हैं। ये एनर्जी है फोटॉन की, ये एनर्जी और मास का रिलेशन उसके साथ कंपेयर करो, h न्यू, ठीक है, m c स्क्वायर, h न्यू की जगह c अपॉन वेवलेंथ, ये बताया था ये वाला रिलेशन, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन v is equals to n लैम्डा वो है वेव में। तो ये एक c कैंसिल, सो लैम्डा कैन बी रिटन एज h, एक कैंसिल हो गया, सॉरी c एक कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल, h बचा है m c, मास इनटू वेलोसिटी, इट इज लीनियर मोमेंट। तो ये डी ब्रॉगली ने बोला कि जो पार्टिकल मूव हो रहे हैं उनके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है उसका फॉर्मूला है h/p, इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। नेक्स्ट चैप्टर में आएगा और ये चैप्टर उसमें मिक्स हो चुका है इसलिए थोड़ा सा बेसिक बता रहा, अगली इसमें फिर से लेंगे वो थोड़ा डिटेल में रहेगा, फिर से बता रहा, ध्यान देना। कहीं कहीं पे अपन लाइट का नेचर चेंज करते, कुछ एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने के लिए अपन वेव नेचर का यूज करते, यानी लाइट को ट्रीट करते एज अ वेव, और कुछ जगह अपन उसको ट्रीट करते पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी पार्टिकल के जैसे कि पैकेट्स निकल रहे हैं एनर्जी के, एक पैकेट किसी को जाके मिला, समझो किसी इलेक्ट्रॉन को जाके मिला तो वो अपनी एनर्जी उसको दे देगा, और हर पैकेट की एनर्जी कितनी है h, एक पैकेट की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी h। तो कहीं कहीं पे अपन वेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कहीं कहीं पे फोटोन यानी पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं डी ब्रॉगली में। अब दो चीजें कौन सी है, एक तो एनर्जी यानी लाइट और एक मैटर यानी पार्टिकल। तो अगर लाइट यानी एनर्जी के दो फॉर्म है, यानी उसको कहीं पे वेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कहीं पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो पार्टिकल के भी दो नेचर होने चाहिए, उसके साथ भी एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होनी चाहिए। तो जो पार्टिकल मूव हो रहा उसके साथ भी वेव एसोसिएटेड होनी चाहिए, कैसे रहेंगी वो समझा था बाद में। तो उन्होंने ये रिलेशन से ये आंसर निकाला, ये बाद में आएगा फिर से अपने को। ये है आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन और ये फोटॉन का इक्वेशन h। तो उनके हिसाब से पार्टिकल के भी दो नेचर होने चाहिए, एक तो खुद पार्टिकल नेचर और दूसरा है ना वेव नेचर, ठीक है। तो जैसे एनर्जी के दो फॉर्म है वैसे पार्टिकल के भी दो फॉर्म है, मैटर का दो फॉर्म, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो ये फॉर्मूला खाली एक बार याद रखो कहां से है, E is equals to mc स्क्वायर और E is equals to h न्यू, ये फोटोन की एनर्जी, ये मास की पार्टिकल की एनर्जी, दोनों को इक्वेट किया, तो ये लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन v। फिर से देखो h न्यू की जगह c अपॉन वेवलेंथ, ये c स्क्वायर, एक c कैंसिल, ये बचा मास इनटू वेलोसिटी यानी मोमेंटम p, लीनियर मोमेंटम। देखो ये बाद में डिटेल में फिर से आएगा, पर यहाँ ये चैप्टर में है इसलिए ले रहे थोड़ा सा ध्यान से देख लो। तो ये याद रखो लाइट के ड्यूअल नेचर है, ये अपने को है इसके बाद वाले चैप्टर में लेंगे अपन, एक्चुअल में वो इसके पहले है पर अपन ने ये पहले ले लिया, पर लाइट का भी बाकी है अपना, तो उसमें भी आएंगे, तो दो चैप्टर बहुत लेंदी है तो लेंगे अपन बाद में। तो ये थोड़ा सा याद रखना, लाइट का कहीं कहीं पे अपन लेते वेव नेचर और कहीं कहीं पे उनको पार्टिकल यानी फोटोन, पैकेट्स ऑफ एनर्जी यानी पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये तो पार्टिकल के भी या मैटर के भी दो रिलेशन होने चाहिए डी ब्रॉगली के हिसाब से, क्योंकि यूनिवर्स में सिर्फ दो चीजें हैं, एक है मैटर और एक है एनर्जी। तो एनर्जी एंड लाइट एंड एनर्जी, तो एनर्जी के दो फॉर्म है तो मैटर के भी दो फॉर्म होने चाहिए, उसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होनी चाहिए। तो वो समझा था अभी, ये इक्वेशन याद रखो कैसे आया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा सपोज, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा, ध्यान रखना। सपोज दिस इज द न्यूक्लियस और ये समझो थर्ड ऑर्बिट है, मैं बीच के ऑर्बिट नहीं बना रहा, तो मान लो ये n is equals to 3 है, तो उनका बोलना ये था कि अगर वो थर्ड ऑर्बिट में है तो इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है मोशन में, उसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड रहेगी, कैसे बताता, ये एक, ये दो और ये तीन वेव से देखो, ये एक पता है ना, ये सिर्फ अपन स्टेशनरी वेव जैसा बता रहे हैं, ये देखो ये यहां से आता एक वेव, एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक वेव,
ये यहाँ से यहाँ तक दूसरी वेव और यहाँ से यहाँ तक तीसरी। अगर वो सेकंड ऑर्बिट में हुआ तो कितनी वेवलेंथ मिलेंगी? 2। अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में हुआ तो सिर्फ एक वेवलेंथ। और अगर वो फोर्थ ऑर्बिट में है तो यहाँ कितने बनाएंगे? 4 वेव्स। देखो 4 वेव्स बनाना, फिर अभी 3 बनाए हैं, n = 3 लिया है तो ये यहाँ से यहाँ तक एक वेव, ये दूसरी वेव और ये तीसरी वेव इक्वल जैसे बना। और अभी ठीक है, चलेंगे ये 1, ये 2, ये 3, ये देखो एक ये दूसरी वेव, ठीक है, और ये तीसरी। तो उन्होंने ऐसे उसको एसोसिएट किया। तो ये अपने वो इसके बाद वाले चैप्टर में आएगा, ड्यूअल नेचर वाले में, तो वो देखेंगे तब। और अभी फिलहाल इक्वेशन ये याद रखो कहाँ से आया, बता दिया मैंने। ये आइंस्टाइन मास एंड एनर्जी रिलेशन E = mc², ये फोटोन का मास और एनर्जी का इक्वेशन कंपेयर किया। मास को अगर डिस्ट्रॉय किए तो जितनी एनर्जी मिलेगी और फोटोन की एनर्जी, दोनों को इक्वेट किया। तो लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/p, ये याद रखो। और कैसे वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो समझ में आई। थर्ड ऑर्बिट में है तो कितने वेव्स आएंगे? 3। सेकंड ऑर्बिट में है तो 2, देख लो। और अगर फर्स्ट ऑर्बिट में तो एक ही वेव, तो बनाने में डिफिकल्ट जाती है, इसलिए 3 या 4 का ही बनाना, तो वो बनाने में इजी जाएगा। ये न्यूक्लियस है, ये थर्ड ऑर्बिट बनाया है, n = 3, तो 3 वेव्स है, देखो 1, 2 और ये 3। यानी अपन ऐसा लिख सकते हैं जो सर्कमफ्रेंस है 2πr nth ऑर्बिट के लिए, इट इज n लैम्डा। देखो यानी अगर कौन से ऑर्बिट में? फर्स्ट, तो यहाँ 1 डालेंगे यानी एक वेव। यहाँ सेकंड ऑर्बिट है तो यहाँ 2 डाल देंगे यानी 2 वेव। यहाँ थर्ड ऑर्बिट की रेडियस डालेंगे तो कितने वेव्स आएंगे? n की वैल्यू 3। देखो समझ में आया। ये भी लैम्डा n कर दो उस ऑर्बिट की वेवलेंथ। देखो यहाँ तक समझ गए। सो वेवलेंथ कैन बी रिटन एज 2πrn/n, ये वेवलेंथ। तो उस ऑर्बिट में पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहा, यानी पार्टिकल है, पार्टिकल के साथ भी वेव एसोसिएटेड है, तो ये है ऐसी वेव। देख लो एक बार, ये समझो। तो nth ऑर्बिट में अगर थर्ड है तो 3 वेव दिख रही है ना, ये यहाँ से यहाँ तक क्रस्ट और तरफ 1, ये क्रस्ट और तरफ 1, ये क्रस्ट और तरफ 1, 3 है तो 3, 4 रहे, फोर्थ ऑर्बिट है तो 4 बनाना। एक बार ये देख लो, आगे चलो। ठीक है, ये अपन ने assumptions ले लिए कि जो पार्टिकल है मोशन में उसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है जो मोशन में, उसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड है। जिस ऑर्बिट में रहा उतनी ही वेव्स वहां बनेंगे। फोर्थ ऑर्बिट में है तो कितने बनाएंगे? 4। ठीक है, याद रखना। नाउ डी ब्रॉगली का इक्वेशन क्या निकाला था? वेवलेंथ का जो पार्टिकल मोशन में है h/p, p इज द लीनियर मोमेंट। तो ये वेवलेंथ का यहां से निकला है और ये वेवलेंथ डी ब्रॉगली पर। डी ब्रॉगली ने बोला था कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होनी चाहिए। इसी लॉजिक पर फिर बना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वहां लाइट का यूज नहीं करते वायरस वगैरह को मैग्नीफाई करके देखने के लिए, वहां इलेक्ट्रॉन जो मोशन में है उसका यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मोशन में है उसके साथ भी क्या एसोसिएटेड है? वेव। ठीक है, तो ये अपने को डिटेल में आएगा। फिर मैंने ये इक्वेशन कहां से आया बताया, फिर से एक बार बता देता, लिखना नहीं है, ध्यान रखना। E आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, ये मास डिस्ट्रॉय हुआ तो इतनी एनर्जी मिलेगी, और अपन उसको कंपेयर कर रहे हैं फोटोन की एनर्जी के साथ। सो mc², उनका बोलना ये था कि जैसे लाइट के ड्यूअल नेचर है वैसे पार्टिकल के भी 2 नेचर होने चाहिए। तो ये पार्टिकल या मैटर को डिस्ट्रॉय किया इतनी एनर्जी, और ये फोटोन की एनर्जी, दोनों को इक्वेट किया है। h न्यू की जगह c/वेवलेंथ, एक c कैंसिल, सो वेवलेंथ इज h/, एक c बचा और ये m बचा है। मास इनटू वेलोसिटी, इट इज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये हटा देते हैं, फिर से ध्यान रखना। तो अगर आया ऐसा डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोह्र's सेकंड पोस्टुलेट, तो डायरेक्ट लिखना है डी ब्रॉगली का h/p बस, और ये समझ ही दिया कैसे है। सरकमफ्रेंस, अब समझो थर्ड ऑर्बिट में सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस यहाँ पे कितने वेव्स है? 3, तो 3 × लैम्डा। अगर सरकमफ्रेंस में 4 होते तो 4 × लैम्डा, इसलिए ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला समझ में आ गया ना। कितनी वेव्स है? n,
जो उस भी ऑर्बिट में होंगे उतनी वेव्स, फर्स्ट ऑर्बिट में होंगे तो एक ही वेवलेंथ, सेकंड में होंगे तो दो, थर्ड में होंगे तो तीन, दोनों को इक्वेट करो 2 पाई आर एन अपॉन एन इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ठीक है। P इंटू आर इज इक्वल्स टू एच और ये 2 पाई अपॉन है, तो ये है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये है एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 एन का ये एन छोड़ गया, देखो क्या, तो n इधर कर दिया, 2 पाई अपॉन में कर दिया, और ये p इनटू r, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो पता ही है अपने को, एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये प्रूफ कौन नहीं दे पाए थे, नील्स बोर, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, उन्होंने खाली ये बोला था कि वो ऑर्बिट स्टेबल है और कंडीशन बता दिया, बट उन्होंने उसका थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं दिया। थ्योरेटिकल प्रूफ अपन डी ब्रॉगली से दे सकते, तो डी ब्रॉगली का ये इक्वेशन याद रखना, ये डिराइव करेंगे वापस, बट फिर भी एक बार बता दिया, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, ये कंडीशन यहां से लिया है, ये डायग्राम बनाना और ये कंडीशन लिखना है उसको। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए है तो 3 वेव्स, वेवलेंथ 4 है तो 4, 5 है तो 5, जितने भी रहेंगे, तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू n लैम्डा, n ऑर्बिट नंबर है, तो जितने ज्यादा ऑर्बिट जैसे 3 है तो यहाँ 3 वेवलेंथ है, तो ये और डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कंपेयर करो, देखो n इधर मल्टीप्लाई किया, h और 2 पाई अपॉन में ले लिया, ये लीनियर मोमेंटम परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी एंगुलर मोमेंटम L is equals to nh upon 2 pi. This is explanation of Niels Bohr second postulate depending on de Broglie hypothesis या de Broglie explanation. देख लीजिए, इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये थोड़ा सा एक बार आप लोग सिर्फ इतना इक्वेशन याद रखना है, ये है अपने को, पर ये एक बार फिलहाल इतना याद रखना, और कैसे आया वो बताइए। तो यहाँ अपन पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, जो कि है पार्टिकल, और उसको वेव एसोसिएटेड है, वो जिस ऑर्बिट में है उतनी उसकी वेवलेंथ है। थर्ड ऑर्बिट में है तो 3 वेव्स बनेंगे वहां पे, फोर्थ ऑर्बिट में है तो 4 वेव्स, इस इक्वेशन से सॉल्व करो, डी ब्रॉगली के साथ कंपेयर करो, एक्सप्लेनेशन मिल गई, L is equals to NH upon 2, देखो बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करो। देख लो एक बार, नोट डाउन करो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें।